बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, कोई इतना बिजी कैसे रह सकता है भाई, रह सकता है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि सुनील जी से मैं कितनी देर से टाइम ले रही हूँ, लेकिन ये है कि मुझे टाइम देना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम दे दिया है। जिला अध्यक्ष एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर आपको मिली और मैं एक बात यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी कि जब काफी सारे लोगों के नाम इस दौर में आ रहे थे तो मैंने कई लोगों से कहा आप इंटरव्यू दे दीजिए भाई, आप क्या पता आपके भाग्य चमक जाए, आप बन जाए। तो लोगों ने मुझे कहा नहीं रुको अभी थोड़ा सा लिस्ट में नाम आने दो फिर इंटरव्यू देंगे। फिर अचानक से आपका नाम जो है इस लिस्ट में आ जाता है कि जयपुर शहर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सुनील शर्मा जी को जो है दी जाती है। आज मौका मिला है आपसे बात करने का, बहुत स्वागत करूंगी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहली बात तो आपसे मैं बहुत ही दिल से माफी मांगना चाहूंगा। रीजन इज बीइंग क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि मेरी जो फर्स्ट जो अकाउंटेबिलिटी है वो कांग्रेस के वर्कर्स के साथ है, तो मुझे लगा था कि अगर मैं उनको छोड़ के आपके पास आ गया तो वो थोड़े मायूस हो जाएंगे। उनकी मैं दिल आजारी किसी भी ढंग से नहीं करना चाहता था। तो एक तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, बट उसमें आप मेरी परिस्थितियों को आप समझ सकते हैं और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आप मुझे क्षमा कर देंगी। कोई बात नहीं, सारे गिले शिकवे हम 25 तारीख को दूर कर लेंगे। आप डबल मिठाई खिला देना मुझे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहाँ तक जयपुर के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का सवाल है, तो वैसे तो क्या था कि मोटा मोटा एक जयपुर में काफी एक कंसेंसस सी थी, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग चाहते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व इस बार मुझे मिले और यही हाईकमांड भी यही चाहता था कि भाई कांग्रेस, क्योंकि मेरी जो कांग्रेस की वैचारिक जो प्रतिबद्धता है, विशेषकर गांधी और नेहरू का वो जो विचार है, मैं मानता हूँ मैं उसका एक अदनासा सिपाही हूँ और वो नई पीढ़ी तक जाना चाहिए, जैन जी तक जाना चाहिए। क्योंकि पिछले सालों के अंदर जो बिल्कुल आप मान लीजिएगा कि जो टिपिकल ढंग का जो बम्बार्डमेंट जो बीजेपी के द्वारा एक कुचक्र के रूप में हुआ है, उसने हमारे जो जिन लोगों ने इस देश के लिए इतना बड़ा काम किया है कि आप किसी भी आप काम को देखिएगा, अगर आप इस देश में जो भी गर्व करने लायक चीज आप उसको अगर आप डाइसेक्शन करेंगे, उसको अगर आप उसकी मीमांसा करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे, तो उसके नीचे अंदर आपको या तो महात्मा गांधी मिलेंगे या नेहरू मिलेंगे, उनका विजन मिलेगा, या बाद में मिसेज इंदिरा गांधी और हमारी जो सरकारें बनी है राजीव गांधी जी की लीडरशिप में, मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में, नरसिंह राव जी की लीडरशिप में, आपको वो दिखेंगे। मगर टिपिकल ढंग की जो इंफॉर्मेशन जो बम्बार्डमेंट है उसे उन महान पुरुषों को भी एक विचित्र परिस्थिति में ला दिया है। तो मैं मानता हूं कि आज वो दौर आ गया है जब लोगों को खोल के बताया जाए, जैन जी को खोल के बताया जाए कि इस देश की प्रगति का माध्यम केवल कांग्रेस का विचार ही हो सकता है, जोड़ने वाला राष्ट्रवाद हो सकता है। ये तोड़ने वाला जो राष्ट्रवाद है ये इस देश की प्रगति का माध्यम नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूं कि क्योंकि हाईकमांड भी मानता था कि ये काम जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी के लिए प्रतिबद्ध लोगों को बनाने का काम है, ये मैं बहुत बखूबी कर सकता हूँ और शायद इसीलिए मौका मुझे दिया गया है। शर्मा जी, एक बात पूछना चाहूंगी, आप जब इस दौर में, क्योंकि थोड़े से टाइम से आप भी लुप्त हो चुके थे, जब आपकी रिकमेंडेशन गई कि भाई आपको जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है, आपके साथ और भी बहुत अच्छे लोग थे, अब मैं नाम तो खैर नहीं लूंगी, काफी सारे लोग थे, उन्हें भी लगा था शायद ये जिम्मेदारी हमें मिल जाएगी। अब जिम्मेदारी कमान तो आपको सौंप दी, अब आप जयपुर शहर को कैसे जो है ठीक करेंगे, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो उस टाइम अधिकांश जो विधायक जो प्रत्याशी थे विधायक थे, उनका मत था कि ये मौका मुझे मिलना चाहिए, उससे भी बहुत बड़े ढंग से कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, अब ये बात है कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है तो उसको कैसे किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इफ आई रियली वांट कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं राहुल गांधी जी के इस महान मिशन का एक हिस्सा बनूं और उनके लिए कुछ करके दिखाऊं, तो यहाँ एक मेरे को रिवर्स ढंग से काम करना होगा। पहला काम तो मुझे करना पड़ेगा कि अगले कुछ दिनों के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस आ रहे हैं। अब कॉर्पोरेशन के अंदर हमारी एक विडंबना है कि आज़ादी के बाद से आज तक हम एक बार भी बोर्ड नहीं बना पाए। जो संयुक्त जो जयपुर का बोर्ड है, आज़ादी के बाद एक बार भी हम नहीं बना पाए। तो पहली तो मेरे लिए चुनौती ये होगी कि इसके अंदर जो बेस्ट लोग हैं, हाउ टू सेलेक्ट देम। तो उसके लिए मैं सब लोगों को एक ही बात कह रहा हूं कि भाई जो भी इलेक्शन चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपने अपने जब जैसे मतदाता सूची आती है वो अपनी अपनी मतदाता सूची निकालें और उसकी मैपिंग करें। प्रति पेज उन्हें एक व्यक्ति मेरे को दिखाना होगा कि ये है, तो इस ढंग से आप मान सकते हैं मोटा मोटा जहाँ 18 भाग है वहाँ उनको 180 लोग
प्रतिबद्ध कार्यकर्ता क्रिएट करने होंगे। जहाँ 25 भाग हैं वहाँ 250। तो मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को एक बात कही है कि पार्टी टिकट देगी नहीं, पार्टी से टिकट आपको लेना है, लेना पड़ेगा। हाँ वो लेना है। वो ऐसे कि आप ये बताइए कि इन मेरिट आप प्रति भाग वाइज हर भाग में आप 10 लोग अगर आप जो खड़े कर देगा, टिकट उसके घर पे जाके दिया जाएगा। तो एक नई चीज मैं एक चालू करना चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति की वहां मेरिट के ऊपर अगर है तो उसको टिकट मिले। हम लोगों की रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। भाई सुनील शर्मा क्या चाहता है, दैट शुड ओनली द मैटर, वो मैटर होना ही नहीं चाहिए। मैटर है कि वहाँ की पब्लिक क्या चाहती है, वहाँ का इंसान क्या चाहता है, वहाँ का पार्टी का कैडर क्या चाहता है। अगर जो पार्टी का कैडर जो चाहेगा उस पर काम करेगा। सुनील शर्मा की जो कांग्रेस है वो एक संस्कृत के 2 शब्द है, अहम और वयम। अहम का मतलब मैं और वयम का मतलब हम। तो जहाँ अहम की बात आती है वहाँ राक्षसी प्रवृत्ति है, वहाँ आसुरी संस्कृति है। जयपुर की कांग्रेस वयम यानी हम सब मिलकर चलाएंगे। सुनील शर्मा अकेला कांग्रेस नहीं चलाएगा, एवरीबडी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मिलके एक लूप में लूंगा मैं। और चेष्टा ये करूंगा कि कांग्रेस इतनी सुदृढ़ हो यहाँ पर कि आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के पास का 2 विकल्प हो। अच्छा एक बात बताइए सुनील जी, जी बताइए। मेरा पूरा विकल्प तो सुन लीजिए जी। कि या तो जयपुर छोड़ के और कहीं चुनाव लड़े, और अगर जयपुर में चुनाव लड़ने की सोचते हैं तो हारने के लिए तैयार रहे। मतलब आपने तो अब शुरुआत में जो है ये कह दिया है कि सुपड़ा साफ है। 100% बात है कि मैं ये चाहूंगा कि मेरी जो अंक जो बने, जो मेरी मार्कशीट बने असेंबली के इलेक्शंस के व्यू पॉइंट से बात मैं कर रहा हूँ, तो वो इस ढंग की हो कि हम मुश्किल से कोई एक आध कोई सीट हमारी डिफीट हो तो हो, अदरवाइज वी आर गोइंग टू विन ऑल द सीट्स। सारी सीट्स को जीतने के व्यू पॉइंट से ही मैं एक योजना मैंने बनाई है और मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और वो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप सुबह डेली आ जाइए आप, और सिविलाइंस पे आप किसी मंत्री के बंगले पे भी चले जाइएगा, आपको पता लग जाएगा कि मंत्रियों के बंगलों पे आपको सून सट्टा मिलेगा। कांग्रेस का जो संगठन चला रहा है उसके घर पे आपको सैकड़ों लोग आपको रोज मिलेंगे। तो ये जो सैकड़ों लोग जो आ रहे हैं ना, एक आशा और उम्मीद से आ रहे हैं, और इन सबको पता है कि जयपुर के अंदर कांग्रेस अब बिल्कुल जयपुर का जो भविष्य है, भूत भी कांग्रेस था, अब भविष्य भी कांग्रेस है, और कांग्रेस बिल्कुल भाजपा को जयपुर में निस्त नाबूद कर देगी। इसके लिए मैं पूरे ढंग से कॉन्फिडेंट हूँ। अभी आपने एक शब्द कहा कि मार्कशीट बड़ी अच्छी आप तैयार करेंगे, एजुकेशन बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो मुझे लगता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छी कर रखी है। अपनी जो क्वेश्चंस आपने तैयार कर रखे हैं पहले से, वो बड़े अच्छे तरीके से मुझे लगता है तैयार कर लिए है। लोगों को छांटने के लिए आपने कहा है कि मैं लोगों के विचार सुनूंगा, ना कि सुनील शर्मा के। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तांता लगना शुरू हो गया आपके यहाँ पर, लोग क्या चीजें लेकर आ रहे हैं आपके पास कि ये चीज अब बेहतर होनी चाहिए? नहीं देखिए, पहली बात तो हर आदमी के मन में एक कसक है, हर आदमी के मन में एक पीड़ा है, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने बहुत बेहतरीन कैंडिडेट्स हमने जयपुर में उतारे थे, और सब लोगों के दिल में एक मलाल है कि ऐसे जो बेहतरीन कैंडिडेट्स हैं उनको हमने हरा दिया। तो लोगों को पछतावा है। ये आपको एक तो बता देता हूँ, हमारे जो भी कैंडिडेट्स जो डिफीट हो गए, अब लोगों के मनों के अंदर इतना मलाल है, लोग इस बात के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं कि हमने इतने बेहतरीन, इतने शानदार कैंडिडेट्स को चुनाव में हरा दिया। तो ये जो सब जो लोग आ रहे हैं, ये कमोबेश हम यही कहते हैं कि हम इस बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हैं कि कांग्रेस ने इतने बेहतर कैंडिडेट्स दिए, और उनको हमने, सच बात तो है कि लोगों का ये कहना है कि साहब हमने सोने को बार्टर कर लिया रांगे से, हम रांगा ले आए और सोना हमने छोड़ दिया। तो एक वो मलाल है, और मैं मानता हूँ कि अधिकांश जो लोग हैं वो संगठन में बहुत दिल से काम करना चाहते हैं, और ये इन सब लोगों की बस यही है कि हम इस मुहिम के अंदर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो मुहिम भाजपा के इस किले को ढहाने के लिए चालू की गई जयपुर में। तो सब लोग इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं और आगे से आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मतलब इंटरेस्टिंग बात है कि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड कि इस मुहिम के अंदर वो पार्टिसिपेट करें, और सब लोगों के मन में एक है कि भाजपा का जो किला है वो ढहाए। तो वो रामायण वाली कहानी है ना कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि रावण को मैं मारूं, 10 ग्रीव हंता मैं बनूं। तो मुझे लगता है वो राम की जैसे सेना के अंदर सब लोग ये मानते हैं 10 ग्रीव हंता मैं बनूं। ऐसे मेरे पास भी जो भी लोग आ रहे हैं वो मानते हैं कि भाजपा को उखाड़ने वाला मैं बनूं। अच्छा, इन लोगों को तो आप ये कहावत भी कह सकते हैं कि अब मलाल करे क्या हो गया जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये कहावत भी तो लोगों पर फिट बैठती है सर। नहीं देखिए, बात एक है कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो, और किसी पॉलिटिक्स आप मान लीजिएगा कि डेमोक्रेसी के अंदर वो लगातार चीजें चलती हैं, चुनाव तो वापस आ रहे हैं,
चुनाव वापस आ रहे हैं। जिन हीरोज को इन्होंने जिन्होंने दिन रात जनता के लिए एक किया, अगर धार्मिक ध्रुवीकरण के बहकावे में आके उनको अगर वो हरा भी दिया है, मगर उनके मनों में वापस ये है कि नहीं, ये हमारे हीरोज थे, हम इनको वापस लेके आएंगे, और वापस अगर लाने के लिए तैयार है, तो मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। चुनाव एक बार ऐसा नहीं हो कि चिड़िया चुग गई खेत, चुनाव का खत्म थोड़ी हो गई, चुनाव तो फिर वापस आ रहे हैं। और ये जो भीड़ आ रही है ना, ये नए चुनाव के व्यू पॉइंट से आ रही है। ये 28 की आपको बताता हूँ आगाज है, 28 के लिए ये लोग आ रहे हैं कि 28 में हम ब्याज सहित वसूल करेंगे। जिस ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे हैं, आप जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली, आपको भी लगता है कि जयपुर शहर में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? ये ऐसे जो है कि आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, आपको ऐसा लगता है? नहीं, आपको मैं बता देता हूँ, मैं सामान्यतः सरकारों की समस्या होती है, स्पेशली भाजपा सरकारों की, कि जब रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाते, जब गरीब को रोटी उपलब्ध नहीं करा पाते, जब दवाइयां उपलब्ध नहीं करा पाते, इलाज उपलब्ध नहीं करा पाते, शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाते, तो अपने फेलियर को किसके आड़ में छुपाए? तो धर्म के आड़ में जाके खड़े होते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। मेरी जनता है, पब्लिक है, ये सब जानती है, अभी समझ गई है कि अब बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको बता देता हूं मैं, अभी कितने धार्मिक प्रपंच कर लें, अब धार्मिक प्रपंचों के अंदर भी लोग बाग इनके बहकावे में नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। और अब तो पीपल हैज डिसाइडेड। और वैसे बता देता हूं कि अगर जिस सनातन की बात करते हैं, तो वो सनातन तो ये कहता है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु सब पश्चित पंडित है, कि जब मेरा जैसा, मेरी दर्द आपका दर्द बन जाए, आपके आंख का आंसू मेरा बन जाए, और हर प्राणी का बन जाए, तब मेरे में पांडित्य उद्भूत होता है। तो ये कहा, इस सनातन में तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं, बात तो सोहम है, जो तुझ में है वही मुझ में है, जो जब तुझ में और मुझ में जब एक ही चीज है। तो राह ही नहीं है ना सर, जो तुझ में वो मुझ में, अब वो तो राह ही नहीं, जो तेरा है वो तेरा है, जो मेरा मेरा, ऐसा चल रहा है अब तो। नहीं, ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये भारतीय परंपरा नहीं है। नहीं तो भारतीय परंपरा है ना, हमारे गीता में तो भगवान तो ये कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गौच हस्तनी सुनीचे श्वेपाके समदर्शनी च पंडित है। वो तो कहते हैं कुत्ता, हाथी, ब्राह्मण, चांडाल, सब में जब आप एक जैसा तत्व देखने लगते हैं, सब में जब आप समदर्शन करने लगते हैं, तब आप पंडित हैं। तो यहाँ तो हिंदू मुसलमान की बात सनातन की परंपरा ही नहीं है। ये जो ये बात कर रहे हैं, ये आप मान लीजिए सनातन ही नहीं है, ये झूठे लोग हैं। बजट आपने देखा होगा, सुना भी होगा, 11 बजे से शुरू हुआ था, 1 बजे से ऊपर चला गया था बजट। आपने उस बजट में क्या समझा? कि अभी अब रोजगार और मेडिकल की बात कर रहे थे, उस बजट में जनता को क्या मिला? आप कह रहे हैं ना कि लोग आप लोगों के पास आ रहे हैं, लोग जो है अपनी उस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो बजट में आपने क्या देखा? वो आपने देखा नहीं क्या? ERCP की बात कर रहे थे, ERCP के लिए क्या दिया इन्होंने? मेरी बात नील बटा सन्नाटा। सच बात तो ये है कि ये जो जैसा बजट इस बार आया है ना, मैं आपको सही बात आप ये कह रहा हूँ कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पर प्रॉब्लम एक है ना कि अगर ये क्वालिफाइड लोग ही नहीं है, जो वित्त मंत्री हैं, आई एम सॉरी, अगर आप नॉन ग्रेजुएट अगर वित्त मंत्री होंगे तो फिर उनसे आप अपेक्षा भी आप क्या कर सकते हैं? कि अगर आप इन वे देखें कि पूरे देश भर की राजधानियों का आप देखिएगा, सारे देश भर की राजधानियाँ किस ढंग से इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रही होती हैं, और इन्वेस्टमेंट इनवाइट करने के लिए फिर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे अपग्रेडेशन करना होता है। जयपुर आप देखेंगे, जयपुर एक क्रिपलिंग और क्रॉलिंग सिटी हो रही है। जयपुर रेंगता हुआ ट्रैफिक है, पानी आता है, अगर बारिश आती है तो थोड़ी सी बारिश में, 1 इंच बारिश के अंदर पूरा शहर ऐसा लगता है जैसे नदी आ गई, वेनिस बन गया जयपुर। नावें चलाइए आप जयपुर के अंदर, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण हालत है। आपसे कचरा आपसे निपट रहा। आप ये सोचिए, जयपुर हर फ्रंट के ऊपर फेल हुआ है। आप अतिक्रमण की बात करें, आप कचरे की बात करें, आप पानी की निकास की बात करें, आप ट्रैफिक की निकास की बात करें, मतलब कौन सी चीज है जिस स्टैंडर्ड के ऊपर आज आप कहें कि जयपुर जैसा एक महान शहर जैसा बनना चाहिए, होना चाहिए, वैसा है। सवाई जयसिंह की आत्मा, पक्की बात है, आपको मैं सीरियसली कह रहा हूँ, सवाई जयसिंह की आत्मा रो रही होगी कि कथित रूप से जो उनके वंशज है वो जयपुर के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे, बावजूद इसके कि उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो ये तो आपको बताता हूँ, जयपुर तो एक विडंबना है कि जिस शहर के अंदर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का निर्वाचन क्षेत्र हो, उन्हें शहर की बदहाली नहीं दिख रही है। जयपुर आप जब घूमते, मैं 1727 से मेरा परिवार शहर में, इसी शहर के अंदर है, हम यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं जिसको ढूंढाड़ी लोग बोलते हैं। तो मैं वो लोग छा जो पहली दिन से कद से जब जयपुर जी साल बनियो छो, उस साल से मैं मागो परिवार जयपुर आगो छो। कोचा उपाड़ पट्टा छा वहां कूचा उपाड़े नहीं, जब इलाका अंदर जब कूचा छा, मैं कूचा उपाड़े और मैं हवेलियां तामीरात करी। आप यह सोचो, आज सवाई जयसिंह जो इस शहर ने बनायो, अगर क्योंकि अगर मैं माना छा मैं स्वर्ग में होला, स्वर्ग में को वास हो लो,
कहीं सोच रहा होला जयपुर की कहीं दशा कर दी। उस जमाना में 100 फुट की रोड़ा बनाबो कति बड़ी बात छी, मगर आज उस 100 फुट की रोड़ा को कहीं हाल कर दिए लोग, कचरा को कहीं निकासी। जयपुर वो शहर छो जिस शहर के अंदर राम सिंह जी कचरा की ट्रेन चलाई थी। कौन सा सन में? 1880 के अंदर, 1876 में। तो जिस शहर के अंदर कचरा की ट्रेन बनाई हो, जो शहर फैमिली रिलीफ के अंदर रामनिवास बाग उस जमाना में बना सकते हो, आज उस शहर के अंदर होका ही नहीं होता। आप जयपुर को देखिए, जयपुर को मॉडर्नाइजेशन के अंदर कि किस ढंग से उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और व्हाट दे आर डूइंग, दोनों चीजें आपको बिल्कुल स्ट्राइक डिफरेंट दिखेगा। विजन और विजन लेस, आज विजन लेस लोगों के पास है, तो बजट में आप सोच कर सकते हैं विजन तो होता ना, पहले विजन होता तो जयपुर के बारे में कुछ सोचते। ये सरकार विजन लेस लोगों की सरकार है, जो केवल रिलीजियस पोलराइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट तो आ गई है, बट दे डोंट हैव एनी विजन। उनके पास जयपुर के लिए तो कोई प्लान ही नहीं है। चलिए, सही तो बहुत लंबी बात है, इस पे तो फिर कभी चर्चा करेंगे। 25 तारीख की क्या प्लान्स हैं आपके, ये बताइए मुझे तो। देखिए 25 तारीख एक आगाज है और मैं मानता हूं कि जयपुर के कांग्रेस जनों में जैसा उत्साह है वो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। ऐतिहासिक है, तो चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से सर को। जिला अध्यक्ष की जो है जयपुर शहर की जिम्मेदारी सर को सौंपी गई है और ये बड़ी जिम्मेदारी, अब देखते हैं कि सर कैसा काम करते हैं और सर के कामों को भी जो है आपको दिखाया जाएगा। 25 तारीख को जो है पदभार ग्रहण समारोह एक भव्य रूप में जो है भव्य कार्यक्रम के रूप में जयपुर शहर में आयोजित होने जा रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सर आपको और आपके पूरे कार्यकर्ताओं को भी, कांग्रेस पार्टी को भी, और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ। नमस्कार।